प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका हैं सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मनु भंडारी जी। यह एक संस्मरण है। इसमें मनु भंडारी जी ने अपने जीवन से संबंधित व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का उल्लेख किया है। उन व्यक्तियों में उनके पिताजी हैं, माताजी हैं और उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी। हम मनु भंडारी जी के विषय में जान लें। मनु भंडारी जी हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका रही हैं। इनका जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला अंतर्गत भानपुरा गांव में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा राजस्थान के जयपुर शहर में हुई। इनकी कहानियों में मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब प्रसिद्ध हैं। आपका बंटी और महाभोज उपन्यास ने इन्हें बड़ी ख्याति प्रदान की है। नारी जीवन के विसंगतियों का, नारी जीवन के मनोभावों का जैसा सुंदर चित्रण इनकी रचनाओं में है, वैसा अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि ये कहानी यह भी एक संस्मरण है। संस्मरण वह होता है जिसमें अपने जीवन से संबंधित व्यक्तियों के विषय में बतलाया जाता है, उनके और अपने संबंधों को दिखलाया जाता है, अपने साथ घटी घटनाओं को याद किया जाता है। तो यहाँ मनु भंडारी जी भी अपने जीवन से जुड़े पिताजी, माताजी और अपनी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के साथ अपने कॉलेज के जीवन में या अपने किशोरावस्था के समय में उनके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, जिन घटनाओं ने उन्हें अधिक प्रभावित किया, उसके विषय में इस पाठ में बतला रही है। मनु भंडारी जी के इस संस्मरण एक कहानी यह भी के 3 प्रमुख पात्र हैं, 4 प्रमुख पात्र हैं। एक स्वयं लेखिका हैं, यानी मनु भंडारी जी हैं, जो अपने साथ बीती घटनाओं को याद करिए कि उनके पिताजी के साथ उनका किस तरह से वैचारिक संबंध था, वैचारिक मतभेद था। कुछ बातों को वे स्वीकार करती थी और कुछ बातों में पिताजी का वो विरोध करती थी। इसी तरह लेखिका की माँ हमेशा सरल स्वभाव की थी। हमेशा ही वे अपने बच्चों और अपने पति की इच्छाओं का आदर करती थी और उन इच्छाओं के कारण उन्होंने अपनी इच्छाओं को मार रखा। यानी पिताजी जब चिड़चिड़ाकर जब उनकी माँ को जब डांटा करते थे, तब उनकी माँ सारी डांट को चुपचाप सह लेती थी। उनके 5 बच्चे थे, उन बच्चों की फरमाइशों को पूरा करने में भी उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। उनका अपना कुछ नहीं था, उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था। चुपचाप रहना, पिताजी की डांट को सहना, बच्चों की फरमाइश को पूरा करना, यही उनका जीवन था। और इस जीवन को लेखिका ने अपना आदर्श नहीं माना। यानी माता की को इस तरह से चुपचाप दूसरों के इशारों पर नाचते देखना इन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि माँ का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। यानी यहाँ लेखिका ने नारी सशक्तिकरण की बात भी की है। यानी उनकी माँ नारी सशक्तिकरण के विपरीत थी। यानी वे अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार पाई थी। अपने व्यक्तित्व को उन्होंने सुदृढ़ नहीं किया था, दूसरों के इशारों पर चल रही थी। इसलिए लेखिका अपनी माँ को अपना आदर्श नहीं बना पाई। इसके बाद शीला अग्रवाल, जो हिंदी की प्राध्यापिका थी, शीला अग्रवाल ने हिंदी साहित्य से लेखिका का परिचय करवाया था। पहले लेखिका वैसे ही हिंदी साहित्य को पढ़ती थी, हिंदी लेखकों की रचनाओं को पढ़ती थी, लेकिन उसके साथ उनका कोई गहरा लगाव नहीं था। शीला अग्रवाल ने उन्हें बतलाया कि चयनित रचनाओं को पढ़ो, चयनित लेखकों को पढ़ो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। और यही कारण है कि उन्होंने प्रेमचंद, शरतचंद्र के अलावा अज्ञेय, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा इत्यादि साहित्यकारों को पढ़ा, उनकी रचनाओं को पढ़ा और उनसे नई दृष्टि प्राप्त की। तो इस तरह से ये 4 प्रमुख पात्र हैं। अब हम इस पाठ की कथा वस्तु को समझते हैं।
लेखिका कह रही हैं कि इनका जन्म तो भले ही भानपुरा में हुआ, लेकिन इन्होंने अपने जो होश संभाले, वे होश उन्होंने संभाले अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में। इससे पूर्व उनके पिताजी इंदौर में रह चुके थे। इंदौर में उनके पिताजी की बड़ी प्रतिष्ठा थी, वहां वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी थे, लेकिन अपने लोगों के द्वारा धोखा दिए जाने के कारण, अपने लोगों के द्वारा विश्वासघात के कारण और बड़ी आर्थिक क्षति के कारण वे राजस्थान के अजमेर शहर में आकर बस गए और यहीं लेखिका की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। लेखिका कहती है कि पिताजी से वैचारिक मतभेद इसलिए था क्योंकि पिताजी यश लिप्सु थे, यानी वे चाहते थे कि उनकी मान प्रतिष्ठा हो, उनके बच्चों की मान प्रतिष्ठा हो, और यश लिप्सा के कारण ही वे कुछ हद तक दुखी भी रहते थे, क्योंकि लेखिका का कहना है कि पिताजी की आदतें नवाबी थी, क्योंकि उन्होंने धन को देखा था, उन्होंने प्रतिष्ठा को देखा था जिस समय वो इंदौर में थे, और उन्होंने कई बच्चों को अपने यहाँ मुफ्त में पढ़ाया लिखाया और वे बाद में ऊंचे पदों पर भी पहुंचे। तो इस तरह से पिताजी की आदतें नवाबी थी, वे स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ भी समझते थे, उनकी आदत, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, उन महत्वाकांक्षाओं को वे पूर्ण न करने के कारण, उनकी महत्वाकांक्षाएं अधूरी हो जाने के कारण, और वे शीर्ष से हाशिए पर आ जाने के कारण, यानी जब वो इंदौर में थे तो शीर्ष पर थे, प्रतिष्ठा थी, लोग उन्हें मानते थे, आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी थे, और उनकी इस प्रतिष्ठा के कारण वे वहां पे बड़े प्रसन्न भी थे। लेकिन ऐसा कुछ आर्थिक झटका लगा जिससे वे अजमेर आ गए और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वे अधूरी रह गई, वे शीर्ष से हाशिए पर आ गए। इस कारण वे चिड़चिड़े हो गए और इस चिड़चिड़ेपन का यही परिणाम हुआ कि वे अपनी पत्नी यानी लेखिका की माँ को समय समय पर डांटते भी रहते थे, अपनी संतानों को भी डांटते रहते थे, और उन्होंने कभी भी अपनी संतान के साथ, अपने बेटों और बेटियों के साथ अपनी इस आर्थिक विषमता, आर्थिक विवस्था को कभी साझा नहीं किया, कभी उन्हें नहीं बताया। और लेखिका कहती हैं कि उनके पिताजी इस स्वभाव के थे कि वे प्रतिष्ठित भी देखना चाहते थे अपनी संतान को, अपनी संतान में खासकर लेखिका को। इसलिए वो हमेशा ही लेखिका को अपने राजनीतिक गतिविधियों में शामिल भी करते थे। उनके घर कई पार्टियों के लोग आया करते थे, राजनीतिक बहसें हुआ करती थी, तो उस बहसों में लेखिका को भी बैठाया करते थे, बहसों में हिस्सा लेने के लिए कहा करते थे, जिससे कि लेखिका की राजनीतिक समझ बढ़े। यही कारण है कि पिताजी चाहते थे कि लेखिका रसोई का काम न करे, क्योंकि रसोई घर को वे भटियार खाना समझते हैं, जहां सारी योग्यताएं जल जाती हैं, जहां सारी क्षमताएं जल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, केवल रसोई बनाना ही काम रह जाता है, बाकी क्षमताएं उभर नहीं पाती। इसलिए लेखिका के पिताजी चाहते थे कि वो रसोई घर में काम न करे, राजनीतिक समझ हो, राजनीतिक बहसों को सुने समझे। इसलिए वे जब कोई बाहर से आता था और राजनीतिक बहसें होती थी तो लेखिका जब नाश्ता लेकर जाती थी तो पिताजी बैठा लेते थे और राजनीतिक बहसों को सुनने के लिए कहा करते थे। लेकिन वही लेखिका जब 1942 का स्वाधीनता आंदोलन चरम पर चला और 1946-47 में जब आंदोलन होने लगे, प्रभात फेरियां लगने लगी और जगह जगह पर हड़ताल होने लगी, तब लेखिका भी जब कॉलेज में पढ़ने के दौरान इन हड़तालों में भाग लेने लगी, जगह जगह भाषण देने लगी, तो पिताजी को अच्छा नहीं लगा कि वह लड़कों के साथ उठे बैठे हड़ताल में भाग ले, प्रभात फेरियां करे और इस तरह के आंदोलन में भाग ले। उन्हें ऐसा लगता था कि इस तरह का आंदोलन में भाग लेना मतलब घर की सीमा से बाहर निकलने जैसा है, स्त्री की जो सीमा होती है घर के अंदर उससे बाहर निकलने जैसा। लेखिका ने अपने पिताजी के इस विचारों का विरोध किया। लेखिका यह भी कहती है कि पिताजी को यह भी नहीं मालूम कि एक तो यश लिप्सा चाहिए, एक तो प्रतिष्ठा चाहिए, एक तो समाज में विशिष्ट बनना चाहिए,
और समाज से बाहर भी नहीं निकलना है, घर से बाहर भी नहीं निकलना है, समाज के अंदर जाके समाज में कोई कार्य भी नहीं करना है। तो विशिष्टता कैसे आएगी? विशिष्टता तभी आएगी जब समाज में जाकर काम करें, समाज में रहकर काम करें, लड़कों के साथ रहकर काम करें, आंदोलन में भाग लें, कुछ विशिष्टता स्वयं में दिखलाएं। अगर घर में ही बैठ कर अगर राजनीतिक चर्चाएं करें तो उससे विशिष्टता नहीं आ सकती। तो इस तरह की कुछ चीजें थी जो लेखिका पिताजी में देखती थी और पिताजी के प्रति उनका विरोध था, पिताजी के साथ उनका वैचारिक मतभेद था। लेखिका ये भी कहती है कि जिस समय उनके पिताजी इंदौर में आ गए, अजमेर में आ गए, तो अजमेर में उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का काम भी पूरा किया। इससे उन्हें प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, लेकिन धन नहीं मिला, और धन न मिलने के कारण वे चिड़चिड़े हो गए और बात विवाद पर पत्नी को डांटना, बच्चों के साथ भी झगड़ पड़ना, उन पर अंकुश लगाना उनका रोज का काम हो गया। लेखिका कहती हैं कि उनके पिताजी के कारण लेखिका के मन में हीन ग्रंथि भी उत्पन्न हो गई थी, हीन भावना भी हो गई थी, क्योंकि उनके पिताजी को गोरा रंग पसंद था, वे काले या सांवले रंग को पसंद नहीं करते थे। और लेखिका काली थी और बचपन में दुबली पतली मरियल सी थी, जबकि लेखिका की बहन सुशीला जो उनसे 2 साल ही बड़ी थी, वह गोरी थी और सुंदर दिखती थी। तो उनके पिताजी सुशीला को पसंद करते थे और बात बेबात पर सुशीला के साथ इनकी तुलना किया करते थे, और सुशीला के साथ तुलना करते समय इन्हें हीन मानते थे, इन्हें उसकी तुलना में छोटा मानते थे। तो इसलिए लेखिका के मन में हीन भावना जागृत हो गई। लेखिका ये भी कहती है कि वो हीन भावना इस तरह से मेरे मन में जागृत हो गई कि जब भी कभी मुझे एक लेखिका के रूप में पुरस्कृत किया गया, मुझे सम्मानित किया गया और मेरे लिए अनेक विशेषणों का उपयोग किया गया, तो उस समय मुझे बड़ी शर्म आती थी, उस समय मैं गड़गड़ सी जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मैंने जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी लिखा है, मुझे जो सम्मान मिल रहा है यह तुक्का है, अचानक ही मुझे मिल गया है, मैं इसके योग्य नहीं हूं। और यह उसी हीन भावना के कारण था जो लेखिका ने अपने पिताजी के कारण अपने मन में बिठा लिया था, क्योंकि इनके पिताजी हमेशा ही उनकी तुलना उनकी बड़ी बहन सुशीला से करते थे और उसकी अपेक्षा इन्हें तुच्छ मानते थे, हीन मानते थे। लेखिका अब अपने बचपन को याद करती हुई कहती हैं कि इनकी 2 बड़ी बहनें थी, 2 बड़े भाई थे और ये सबसे छोटी थी, यानी 5 भाई बहनों का परिवार था। और जिस समय बड़ी बहन की शादी हुई उस समय ये 7 वर्ष की थी, तो उनके बारे में तो पता नहीं, लेकिन हाँ अपने से 2 साल बड़ी छोटी बड़ी बहन 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ उन्होंने हर प्रकार के खेल खेले, अपने भाइयों के साथ भी कई प्रकार के खेल खेले जो गांव में खेले जाते हैं। गुल्ली डंडा खेला, पतंग उड़ाना खेला, पकड़म पकड़ाई, लंगड़ी ताल इत्यादि खेलों को उन्होंने खेला। लेखिका अपने उस समय के पड़ोस कल्चर को भी याद करती है। पड़ोस कल्चर यानी पड़ोस में जो रहते हैं, जो पड़ोसी हैं, उनके साथ घुल मिल के रहना, उनको अपना मानना, उनके यहाँ आना जाना करना, यह पड़ोस कल्चर है। और उस समय ऐसा था। लेखिका कहती हैं कि हमारे उस मोहल्ले में जितने पड़ोस थे, किसी के घर भी आना जाना स्वच्छंद भाव से होता था, सब अपने जैसे लगते थे, किसी के भी घर में जाना रहना खान पान करना साधारण सी बात थी। लेकिन वह पड़ोस कल्चर आज नहीं है। आज शहरों में फ्लैट में रहने वाले लोग पड़ोस कल्चर को नहीं जानते, वे अपने पड़ोसियों को नहीं जानते, पड़ोसियों के सुख दुख में भागीदार नहीं बनते। जबकि पहले इस तरह की बात नहीं थी। पहले पड़ोसी एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते थे और एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। यही कारण है कि लेखिका जब तक अपने पड़ोसियों के घर चली जाती थी, पड़ोसियों के घर रहती थी, जब पिताजी से डर लगता था तो अपने किसी भी पड़ोसी के घर, किसी भी सहेली के घर चली जाती थी और वहां रहती थी। लेखिका यह बताती हैं कि 1944 में बड़ी बहन सुशीला की शादी हो गई और उनके 2 भाई भी पढ़ने के लिए जब घर से चले गए, तब पहली बार उनके पिताजी की दृष्टि लेखिका पर पड़ी और उन्होंने देखा कि ये बड़ी हो रही है। इनके परिवार का यह नियम था कि लड़की जब 16 साल की हो जाए
या मैट्रिक पास कर ले तो उसकी शादी हो जाती थी। और यही इसी नियम के अंतर्गत सुशीला की भी शादी कर दी गई। अब लेखिका 1945 में मैट्रिक पास करके कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई और फर्स्ट ईयर में ही उनका परिचय हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के साथ हुआ और शीला अग्रवाल ने उन्हें हिंदी साहित्य से परिचय करवाया। और उसी दौरान प्रेमचंद और शरतचंद्र के अलावा लेखिका ने जैनेन्द्र के उपन्यास सुनीता को पढ़ा, त्यागपत्र को पढ़ा, अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप को पढ़ा, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा को पढ़ा और इनकी साहित्यिक दृष्टि विस्तृत होती चली। उन्होंने साहित्य को गंभीरता से समझना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों आंदोलन चल रहे थे। गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए जगह जगह प्रभात फेरियां, आंदोलन, हड़ताल, इन सबका बोलबाला था। और लेखिका चूंकि कॉलेज में पढ़ रही थी तो भी इन आंदोलनों में भाग लेने लगी। लड़की होते हुए भी आंदोलन में भाग लेती थी और नुक्कड़ पर, चौराहे पर भाषण दिया करती थी। लेखिका अपने पिताजी के स्वभाव के अंतर विरोधों को बतला रही कि उनके पिताजी कब किस बात पर नाराज हो जाते थे, फिर कब तुरंत प्रसन्न हो जाते थे। दो घटनाएं वो सुना रही हैं। पहली घटना है जिस समय लेखिका कॉलेज में पढ़ती थी और हड़ताल और आंदोलन में भाग लिया करती थी। तो एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के पिताजी को बुलाया। पिताजी बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि लड़की पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी, मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है, पता नहीं वहां जाकर क्या कुछ सुनना पड़ेगा। लेखिका को भी लगा कि अब प्रिंसिपल अगर कुछ गलत बोल देती हैं तो पिताजी आएंगे और लेखिका को डांटेंगे, लेखिका को परेशानी होगी। इसलिए लेखिका एक सहेली के घर जाकर छिप गई। पिताजी गए, गुस्सा होते हुए गए, लेकिन जब आए तो पिताजी बड़े प्रसन्न थे। माँ ने कहा कि वे तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। और लेखिका के पिताजी ने कहा कि मैं वहां गया तो तेरी बड़ी प्रशंसा हो रही थी, तेरी और तेरी 2-3 सहेलियों के विषय में प्रिंसिपल बोल रही थी कि ये लोगों की बातों को लड़कियां बहुत मानती हैं, ये लोग जब कहें इनके कहने मात्र से लड़कियां कक्षा से बाहर निकल आती हैं, ये हड़ताल करवा देती हैं, आंदोलन करवा देती हैं। पूरे कॉलेज वाले तुम तीनों लड़कियों से बहुत डरते हैं, तो इस तरह से तुम लोग का वहां पे बड़ा दबदबा है। मैंने भी प्रिंसिपल से कह दिया कि ये तो समय की पुकार है, अब इस पुकार को कोई रोक नहीं सकता, अंग्रेजों को इस देश से जाना ही पड़ेगा, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह से पिताजी बड़े प्रसन्न थे। इसे देखकर लेखिका को भी आश्चर्य हुआ कि कुछ देर पहले नाराज होकर जाने वाले उनके पिताजी इस तरह से प्रसन्न हैं। और दूसरी घटना है कि आजाद हिंद फौज का मुकदमा चल रहा था, उसकी सुनवाई थी। उस समय चारों तरफ हड़ताल चल रही थी, चारों तरफ दुकानों को बंद किया जा रहा था। लेखिका भी अपने कुछ सहेलियों के साथ, कुछ पुरुष मित्रों के साथ यानी लड़कों के साथ मिलकर दुकानों को बंद करवा रही थी, हड़ताल करवा रही थी। तो उसी में उन्होंने जयपुर के चौराहे पर भाषण दिया। उनके भाषण को सुनकर एक दकिया नोसी मित्र जो नहीं चाहते थे कि लड़की लड़कों के साथ में घूमे, आंदोलन करे, इस तरह से भाषण दे, वे दकिया नोसी मित्र आए और उन्होंने पिताजी को समझाया कि भंडारी जी ये सब क्या हो रहा है, आपने लड़की को इतना छूट दे रखा है, लड़की लड़कों के साथ घूम फिर रही है, आंदोलन करवा रही है, भाषणबाजी कर रही है, आपको यह सब शोभा नहीं देता, आपको लड़की पर नियंत्रण रखना चाहिए। इससे पिताजी बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा कि आज से मन्नू को घर से बाहर जाना बंद और मन्नू को घर से बाहर नहीं भेजा जाए। मनु डरते हुए घर वापस पहुंची। उससे पहले ही अजमेर के प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर अंबालाल जी पहुंच गए थे। डॉक्टर अंबालाल ने लेखिका को देखकर उनकी बड़ी प्रशंसा की, कहा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मैंने चौराहे पर तुम्हारा भाषण सुना, मैं तुम्हें बधाई देने चला आया, तुम्हारे पिताजी को बधाई देने चला आया। उन्होंने लेखिका के पिताजी की तरफ देखा और कहा कि भंडारी जी आप घर में क्यों रहते हैं, आप घर से बाहर निकलिए, आप कुछ मिस कर रहे हैं, घर से बाहर देखिए दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। आपकी लड़की ने बहुत अच्छा भाषण दिया और बहुत कुछ उन्होंने मनु भंडारी की प्रशंसा में कहा।
मनु भंडारी सोच रही हैं कि उस समय मेरी अवस्था ही क्या थी, मैंने क्या कुछ कहा होगा, क्या कुछ भाषण दिया होगा। लेकिन यह डॉक्टर साहब की आत्मीयता थी, उनका अपना बड़प्पन था कि उन्होंने मेरी इतनी बड़ी प्रशंसा की। इस तरह से आंदोलन हो रहे थे और पिताजी उन आंदोलनों में लेखिका को भाग लेने देना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि ये घर में रहे। लेकिन जब कभी लेखिका की प्रशंसा हो जाती थी तो उन्हें गर्व का भी अनुभव होता था। अब 1947 मई का समय, लेखिका की हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, अनुशासनहीनता और लड़कियों को उकसाने के जुर्म में, क्योंकि वे लड़कियों को स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रेरित कर रही थी। तो कॉलेज वाले नहीं चाहते थे कि शीला अग्रवाल इस तरह से लड़कियों को आंदोलन के लिए प्रेरित करें। इसलिए 1947 मई के महीने में उन्हें नोटिस थमा दिया गया और हुड़दंग न बचे, शीला अग्रवाल के पक्ष में लड़कियां आंदोलन न करें, इसलिए 3rd ईयर की कक्षाओं को जुलाई में बंद कर दिया गया। लेकिन लड़कियां बाहर भी आंदोलन कर सकती थी, इसलिए इन्होंने बाहर इतना जोरदार आंदोलन किया, जोरदार हुड़दंग मचाया कि फिर से अगस्त में 3rd ईयर की कक्षाओं को खोल दिया गया, कक्षाएं शुरू हो गई। और जो 2-3 लड़कियों को निलंबित कर दिया गया था, उन्हें कक्षा में आने या कॉलेज में आने के लिए निषेध कर दिया गया था, उन्हें फिर से बुला लिया गया। तो ये है अगस्त की घटना। लेकिन लेखिका को इससे अधिक प्रसन्नता हुई, यानी अपने और अपने सहेलियों को कॉलेज वालों के द्वारा कॉलेज में बुलाए जाने की प्रसन्नता से बहुत बड़ी प्रसन्नता उन्हें तब हुई जब उपलब्धि 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा यह देश अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ, हम स्वतंत्र हुए। तो यह स्वतंत्रता प्राप्ति शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसकी प्रतीक्षा पूरा भारतीय समाज कर रहा था, सदियों से कर रहा था। और आज 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। यह बड़ी उपलब्धि थी और लेखिका इस उपलब्धि के कारण बड़ी प्रसन्न थी, गौरवान्वित महसूस कर रही थी। तो इस तरह से इस पाठ एक कहानी अभी में मनु भंडारी जी ने अपने से संबंधित व्यक्तियों के साथ स्वाधीनता आंदोलन में अपनी भूमिका को भी रेखांकित किया है कि किस प्रकार वह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अपनी क्षमता के अनुरूप भाग लेती रही। प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसका उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।